आज पहली क्लास है बीएससी सेकेंड ईयर की। ऑडियो क्वालिटी सही है? वीडियो क्वालिटी कमेंट करें। ओके, ध्यान दें बेटा, सभी लोग इधर ध्यान देंगे। आज चूंकि आपकी पहली क्लास है बीएससी सेकेंड ईयर की, तो सबसे पहले तो हम लोग कौन कौन से पेपर हैं, कितनी बुक्स हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं और पेपर्स के नेचर के बारे में चर्चा करते हैं। देखिएगा, ध्यान दें सभी लोग। पेपर नंबर फर्स्ट में दो बुक आती हैं आपकी। पहली आती है रियल एनालिसिस, जिसे हिंदी में बोलते हैं वास्तविक विश्लेषण, और दूसरी बुक आती है मैट्रिक स्पेस, जिसे हिंदी में बोलते हैं दूरिक समष्टि। दूरिक समष्टि। नंबर 7 में भी आपकी दो बुक हैं, ध्यान देंगे सभी लोग। पहली है डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण, और दूसरी बुक आती है इसमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं आंशिक 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 हाँ बिल्कुल, बड़ा लिखते हैं आंशिक अवकल समीकरण। पेपर नंबर थर्ड में भी आपके पास दो बुक हैं, ध्यान देंगे सभी लोग। पहली बुक है न्यूमेरिकल एनालिसिस, जिसे हिंदी में बोलते हैं संख्यात्मक विश्लेषण। संख्यात्मक विश्लेषण, कोई भी कमी आपको लगे तो कमेंट करें, संख्यात्मक विश्लेषण। और दूसरी बुक आती है वेक्टर कैलकुलस, जिसे बोलते हैं सदिश कलन। ये 3 पेपर आपके होंगे बीएससी सेकेंड ईयर में, और हर पेपर में 2 बुक आपके पास हैं। हर पेपर में 2 बुक आपके पास हैं, ठीक है जी। आप सभी लोग, और हर पेपर का मार्किंग 40 नंबर 40 नंबर और 40 नंबर के होंगे। टोटल थ्योरी पेपर 120 नंबर के हो गए। टोटल थ्योरी पेपर 120 नंबर के, और साथ में प्रैक्टिकल आपके होंगे 30 नंबर के। टोटल हो गया 150 मार्क्स के आपका टोटल पेपर होगा। क्योंकि बीएससी सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों ने एग्जाम फर्स्ट ईयर के दिए नहीं है, तो उनको पैटर्न पता ही नहीं है कि कैसे एग्जाम होंगे। तो जरा ध्यान देंगे सभी लोग। एक बार सभी लोग इन पेपर को उतार लें कि कौन कौन सी बुक आएंगी, बाजार से खरीदनी है। सभी को बुक खरीदनी है आपको जेपीएच की, जयपुर पब्लिशिंग हाउस। जेपीएच की बुक आपको सभी को खरीदनी है। एक बार सभी लोग इन बुक्स को उतार लें। तो यार खाली पेपर सभी लोग ये 6 की 6 बुक उतारें। और कोई भी दिक्कत आ रही हो ऑडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी में, या अपने लिखाई समझ में नहीं आ रही हो, राइटिंग समझ में नहीं आ रही हो, तो आप लोग कमेंट करें। सभी को जेपीएच की बुक खरीदनी है, 6 की 6 ऑनर्स के बारे में बताते हैं अभी। पहले आप ये बुक उतारें, 3 पेपर। ये पास कोर्स में 3 पेपर हैं,
और यही 3 पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑनर्स में है। ऑनर्स में एक पेपर एक्स्ट्रा चलता है, एक पेपर एक्स्ट्रा होता है फोर्थ। ये पास कोर्स के तीनों पेपर मैंने आपको लिखाए हैं। अब बात करें हम लोग इन पेपर के नेचर्स की बात करें, वन बाय वन तीनों पेपर के नेचर की बात करते हैं। पहला पेपर है रियल एनालिसिस मैट्रिक स्पेस। 2 बुक हैं, रियल एनालिसिस और मैट्रिक स्पेस। इस पेपर में टोटल थ्योरी पेपर है, कैलकुलेशन का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है, याद करना है। अब आप कहेंगे मैथमेटिक्स और याद करनी है? हाँ, बिल्कुल याद करनी है और समझ करके याद करनी है। बिना समझे, बिना चीजें समझे याद नहीं होगी। टोटल थ्योरी पेपर है और सबसे टफ मेरा मानना यह है कि बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में टोटल 9 पेपर्स में सबसे टफ पेपर रियल एनालिसिस है और मैट्रिक स्पेस फर्स्ट पेपर सबसे टफ पेपर है, जो कि आपको याद करना है। हर थ्योरम है पूरे पेपर में, याद करनी है और बिना समझे याद भी नहीं होगी। सेकंड पेपर फर्स्ट में बच्चे पूछे, सेकंड बुक का नाम है मैट्रिक स्पेस दूरिक समष्टि। मैट्रिक स्पेस यानी कि दूरिक समष्टि, बच्चे पूछ रहे हैं लिखाई समझ, मैट्रिक स्पेस दूरिक समष्टि। तो पेपर फर्स्ट सबसे टफ पेपर है, सबसे टफ मेरा मानना है कि 9 पेपर जो बीएससी में होते हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में, सबसे टफ पेपर रियल एनालिसिस होता है। फिर आता है सेकंड पेपर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये पेपर टोटल मजदूरी वाला पेपर है, केवल मजदूरी। अब क्या हो गया, कैसे मजदूरी? एक मेथड समझा, क्वेश्चन लगातार उसके ऊपर 20 क्वेश्चन, दूसरा मेथड समझा 20 क्वेश्चन। लेबर वाला पेपर है, खुद को हमको भी मेहनत करनी है, घर पे आपको भी क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन करना है, बहुत मेहनत करनी है। 1 घंटा पढ़ना है, 2 घंटे घर पे क्वेश्चंस करना है इस पेपर में, डिफरेंशियल इक्वेशन वाले पेपर में और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। थर्ड पेपर आता है न्यूमेरिकल एनालिसिस। थर्ड पेपर है न्यूमेरिकल एनालिसिस और वेक्टर कैलकुलस। इसके अंदर भी बहुत मेहनत, क्वेश्चंस आधा घंटे के अंदर सॉल्व होंगे, आधे घंटे के अंदर क्वेश्चन सॉल्व होंगे, एक क्वेश्चन आधा घंटे के अंदर सॉल्व होगा। इसमें भी लेबर ही लेबर है, एक मेथड समझाया, आपको क्वेश्चन करने बहुत सारे। और लेकिन इस पेपर में न्यूमेरिकल एनालिसिस, संख्यात्मक विश्लेषण, वेक्टर कैलकुलस, सदिश कलन वाले पेपर में आपको कैलकुलेटर की आवश्यकता होगी, और कैलकुलेटर आपको कौन सा लेना है मैं पहले ही बता देता हूं। जो इंजीनियरिंग वाला बच्चे कैलकुलेटर काम में लेते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर जिसके अंदर साइन, कॉस, टेन इन सब की वैल्यूज भी निकलती है, बहुत सारी वैल्यूज निकलती हैं, वो वाला कैलकुलेटर लेना है, क्योंकि इसके अंदर कैलकुलेशन ही ऐसी है कि अपन लोग नहीं कर पाएंगे। खुद अपने मैनुअल अगर हम लोग करने की कोशिश करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसमें कैलकुलेटर की आवश्यकता होगी। और यूनिवर्सिटी में भी पेपर में आपको ये कैलकुलेटर अलाउ है। इस थर्ड पेपर में, केवल थर्ड पेपर में कैलकुलेटर अलाउ है, उसके अलावा किसी पेपर में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। तो जो भी आपके सीनियर्स हैं या बड़े भाई बहन हैं तो अभी ले लो उनसे, कभी या खरीदना है तो खरीदते रहना धीरे धीरे आराम से। किसी से लेना है आपको पुराना तो आप अपनी ले सकते हैं, कैलकुलेटर की बेहद आवश्यकता होगी। अब बात करते हैं अपन लोग प्रैक्टिकल की। प्रैक्टिकल है 30 नंबर का। प्रैक्टिकल 30 नंबर का इस बुक में से आएगा संख्यात्मक विश्लेषण, जो कि हम थ्योरी में भी पढ़ाएंगे और थ्योरी में ही आपका प्रैक्टिकल भी कवर हो जाएगा। तो प्रैक्टिकल की भी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। टोटल 150 नंबर की तैयारी हम लोग यहाँ पर कराएंगे। जेपीएच की बुक लेनी है, जेपीएच की बुक लेंगे और किसी भी मीडियम की ले लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड ईयर में कोई भी दिक्कत नहीं है, फर्स्ट ईयर में दिक्कत होती है। फर्स्ट ईयर में इंग्लिश मीडियम वाली किताबों में सिलेबस कम होता है। सेकेंड ईयर में हिंदी की लो, हिंदी वाले इंग्लिश की लेना चाहो इंग्लिश की ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मोस्टली पेपर हिंदी मीडियम वाली बुक में से बनता है और हम लोग हिंदी मीडियम वाली बुक को ही प्रेफर करके चलाएंगे। तो मीडियम की कोई टेंशन नहीं है। क्यों टेंशन नहीं है मीडियम की? क्योंकि जो बच्चे मेरे से पढ़े हुए हैं फर्स्ट ईयर में, जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे मेरे से पढ़े हुए हैं, उनको बहुत अच्छे से पता है थ्योरी हम किसी भी में थ्योरी के लिए किताब नहीं खोलेंगे। हम लोग खोलेंगे किताब केवल और केवल क्वेश्चन देखने के लिए। तो मैथमेटिक्स में बिना बुक के काम ही नहीं चलेगा, क्वेश्चन भाई क्वेश्चन रट के थोड़ी लाएंगे।
कि क्वेश्चन रट के लाए कि लिख दिया क्वेश्चन, क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थ्योरी मैं लिखाऊंगा, थ्योरी के लिए आपको किताब खोलने की आवश्यकता ही नहीं है। और थ्योरी मैं दोनों मीडियम में लिखाऊंगा, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी, और क्वेश्चन भी दोनों मीडियम में करेंगे। इसलिए आपको कोई टेंशन नहीं, चाहे बुक हिंदी मीडियम की लेना चाहो हिंदी मीडियम की लो, इंग्लिश मीडियम की लेना चाहो इंग्लिश मीडियम की लो, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की। लेकिन बुक लेनी है, जरूरी है। बिना बिना बुक के हम क्वेश्चन कहां से देखेंगे? क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बुक में एक्सरसाइज है, वो करनी पड़ेगी हमें, तो बुक जरूर लेनी है। बुक सभी जेपीएच की लेनी है। और सेकंड चीज, सिलेबस में अभी तक कोई चेंज नहीं है ना। बीएससी बीएड का भी में भी यही किताबें हैं, बीएससी ऑनर्स में भी तीनों पेपर फर्स्ट यही हैं, पास कोर्स में भी तीनों पेपर यही हैं। तो और सिलेबस में अभी तक यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई सूचना नहीं है कि कोई चेंज है, और चेंज होगा भी तो इस कोरोना काल में जिस हिसाब से अपना सेशन छोटा हो गया, तो सिलेबस बढ़ेगा नहीं, सिलेबस कम ही होगा। सिलेबस बढ़ेगा नहीं, सिलेबस क्या होगा? कम ही होगा। तो इसलिए अगर पुरानी किताबें आपको कहीं से मिलती हैं, पुरानी किताबें मिलती है तो पुरानी किताब ले सकते हो, नई किताब में पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि बाजार में जो नई किताब आएगी पिछले साल की तुलना में केवल और केवल एक कवर चेंज हो जाएगा उसके ऊपर से। और विद्यार्थियों की, स्टूडेंट की साइकोलॉजी क्या होगी? कवर चेंज है तो किताब कुछ अलग आ गई है, हमें नई खरीदनी है, नई खरीदनी नहीं, अगर पुरानी मिल रही है तो पुरानी लेंगे। वो एक मार्केट की स्ट्रेटजी है, नई किताबें बेचने के लिए कवर चेंज कर देते हैं, केवल कवर चेंज करते हैं। तो इसलिए पुरानी किताब अगर आपको मिल रही है कहीं से भी तो पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, नई में पुरानी किताब ले लें। सिलेबस चेंज नहीं है, और चेंज होगा तो कम होगा, ज्यादा नहीं होगा, कम होगा ज्यादा नहीं होगा। तो सभी ने सब चीज जानकारी प्राप्त की आपने सभी ने। प्रैक्टिकल अपना न्यूमेरिकल एनालिसिस वाली बुक में से होगा, संख्यात्मक विश्लेषण वाली बुक में से, जो कि हम यहाँ पर कराएंगे, पूरे प्रैक्टिकल यहाँ पर होंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टोटल 120 नंबर। और कोई डाउट इतने बात में? अभी तक कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, अभी तक कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। और पुराने विद्यार्थी थोड़ा सा ध्यान देंगे, फर्स्ट ईयर वाले जितने भी लोग हैं जो प्रमोट हुए हैं इस साल सेकेंड ईयर में, वो थोड़ा सा इस चीज को सीरियस लेना। मैंने वेबिनार में भी बोला था सीरियस क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है ये यूनिवर्सिटी क्या होती है, क्या है, और यूनिवर्सिटी के एग्जाम क्या है। क्योंकि उन्होंने अभी तक केवल बोर्ड के एग्जाम देखे हैं, और बोर्ड में पास होना और यूनिवर्सिटी में पास होना बहुत टफ है, यूनिवर्सिटी में पास होना बोर्ड की तुलना में। तो इसको बोर्ड ना समझें। अगर आप लोग एग्जाम दे लेते एक बार तो आपको पता लग जाता बहुत अच्छे से कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, कितनी मेहनत की जरूरत होती है, आपको सब पता लग जाता है। इसलिए आप भ्रम में ना रहें, ठीक है। बहुत से बच्चे फीस के बारे में कमेंट कर रहे हैं, फीस के बारे में। अरे फीस की बात बाद की में, क्लास तो ले पहले। मैंने वेबिनार में बोला था फीस जमा कराने तो हमारा ऑफिस हमेशा खुला है। कम से कम सेकंड ईयर के 100-150 बच्चे आ चुके हैं पैसे जेब में लेकर के कि सर फीस जमा कर लो, लेकिन हमने एक की भी नहीं करी। जब तक एक क्लास, आज एक क्लास हो जाए कल से जमा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए फीस के भी टेंशन ना लो। कैश जमा करानी है, वही कह रहा हूँ, कैश जमा करानी है तो यहाँ पर ऑफिस में आ सकते हो, और बाकी ऑनलाइन का मैं मोड बता दूंगा। अभी आप टेंशन ना ले, आप तो पढ़ के देखें पहले। अभी तक की जानकारी में आपको समझ में आई सारी चीजें हैं। ये पेपर कैलकुलेशन वाले हैं, ये वाला पेपर थियोरी पेपर है। तो सबसे पहला हमारा पैटर्न क्या होगा? सेकंड पेपर पढ़ाएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन वाला, उसके बाद फर्स्ट पेपर पढ़ाएंगे रियल एनालिसिस मैट्रिक स्पेस, और उसके बाद थर्ड पेपर पढ़ाएंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस और वेक्टर कैलकुलस। थर्ड पेपर लास्ट में पढ़ाने का कारण क्या है? क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल भी है और उसी समय आपके प्रैक्टिकल होंगे, तो ताजा ताजा आपको याद रहेगा उस चीज का। ठीक है जी, इसको मैं मिटा सकता हूं, कोई दिक्कत? मिटाते हैं, ध्यान देंगे इसको। आपको पेपर का पैटर्न मैं दोबारा याद दिला देता हूं। पूरा सिलेबस एक पेपर का 5 यूनिट में डिवाइड है, 5 यूनिट में डिवाइड है। हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे और करना आपको हर यूनिट से 1 क्वेश्चन है। यानी टोटल 10 क्वेश्चन आए आपके पास और करने अपने को 5 है, हर यूनिट में से 1 क्वेश्चन को लेते हुए। ठीक है। ऑनर्स वाले बच्चे कुछ कमेंट करके पूछ रहे हैं फोर्थ पेपर के बारे में, वो पर्सनली मुझे फोन करके बात करेंगे। थोड़े से बच्चे हैं
ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर जयपुर के अंदर 2 कॉलेज हैं, महाराजा कॉलेज, महारानी कॉलेज, इसके अलावा किसी कॉलेज में ऑनर्स है नहीं मोस्टली। तो थोड़े से बच्चे हैं, वो लोग मेरे से पर्सनली कांटेक्ट करेंगे फोन पर कि कैसे कराएंगे, कराएंगे कि नहीं कराएंगे, जो कुछ भी है वो फोन पे मेरे से पर्सनली कांटेक्ट करेंगे, मिल सकते हैं ऑफिस में आकर के, ऑनर्स वाले। ठीक है सर। और सभी विद्यार्थी अब यहाँ पर ध्यान दें, सबसे पहले हम लोग पेपर नंबर 2 चालू करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पेपर। तो उसको चालू करने के पीछे कारण भी है, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में डिफरेंशिएशन पढ़ के आए हैं, इंटीग्रेशन पढ़ के आए हैं, और टोटल इस पेपर में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ही है, केवल इंटीग्रेशन। अगर इंटीग्रेशन आपको अच्छे से आता है तो पूरा पेपर अपन अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। इंटीग्रेशन आपको करना सिखाएंगे बहुत अच्छे से, तरीके ट्रिक्स बताएंगे इंटीग्रेशन की, छोटी छोटी ट्रिक्स, रामबाण, जिन्हें याद रख लो सारे क्वेश्चन होते चले जाएंगे। कुछ ट्रिक्स में पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन के इंटीग्रेशन हो जाएंगे आपके, कुछ ही ट्रिक्स में। तो थोड़ा सा विश्वास रखेंगे, धैर्य रखेंगे, एक क्लास में जज नहीं करेंगे कैसा पढ़ा रहे हैं, कम से कम 2-3 क्लास लेकर के, 4 क्लास लेकर के ही कंपैरिजन करना, एक क्लास में कोई कंपैरिजन नहीं होता। आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा है, मुझे इतने साल हो गए 600 बच्चों की क्लास में भी बिना माइक के पढ़ाया, कभी माइक नहीं लगाया, और आज पहली बार मुझे माइक लगा करके क्लास में भेज दिया गया। तो मुझे खुद को अजीब लग रहा है कि ये माइक क्या है, और मैं खुद कंफर्टेबल नहीं हो रहा इस माइक के सामने। आज तक माइक का यूज किया, 600 बच्चों की क्लास में इतनी बुलंद आवाज थी कि पीछे तक सुनाई देती थी, पीछे तक क्या, बाहर स्टाफ बैठता था उसको भी सुनाई देती थी, बाहर बैठ के भी पढ़ सकता था। आज पहली बार इन्होंने मुझे सजा करके भेज दिया क्लास में, और मुझे समझ में, चलो मैं भी कंफर्टेबल नहीं हूं अभी, तो इसलिए 3-4-5 क्लास आप लोग लेंगे। सबसे पहली बात, अब डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पेपर हम लोग चालू करते हैं। अभी हम सिलेबस चालू नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज मैं देता हूं आपको, थोड़ी सी बेसिक चीजें बताता हूं जो आपने फर्स्ट ईयर में ही बताई। देखिएगा, राशियां, क्वांटिटीज 2 तरह की होती हैं। एक तो होती है अचर, इंग्लिश में बोले तो कांस्टेंट, और एक होती है चर, इंग्लिश में बोले तो वेरिएबल। अब ये चीज आपको पता है, फिर भी 10 मिनट आप चुपचाप सुनते रहें, कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, फालतू की चीजें लिखा करके मैं कॉपी को मोटी बनाने की आवश्यकता नहीं है। फालतू की चीज, काम की चीज जो आएंगी वो मैं तुरंत आपको उतरवाऊंगा, डिक्टेट कराऊंगा, बस आप तो चुपचाप सुनते चलो, मजा लेते चलो। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ऑडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी में? पहली क्लास है चूंकि, परफेक्ट है। कोई कमेंट आए बच्चों का तुरंत बताएंगे आप मेरे को। ठीक है, देखिएगा, और चर, कांस्टेंट और वेरिएबल। सबसे पहली बात करते हैं कांस्टेंट, अचर। अचर का मतलब वो राशि जो परिवर्तित ना हो, जो चेंज ना हो, जैसे कि है, जैसे 5, 10, 11, 12, ये सारी संख्याएं अचर कहलाती है, कांस्टेंट कहलाती हैं, क्योंकि 5 की वैल्यू कहीं भी 5 लिखा आ जाए किसी भी क्वेश्चन में तो 5 ही होता है उसका मतलब। ये नहीं कि एक क्वेश्चन में तो 5 का मतलब 5 है, दूसरे में 5 का मतलब 6 हो गया। तो ये है कांस्टेंट जो अपना मान को नहीं बदलती है। दूसरे आते हैं चर, वेरिएबल। नाम से पता चल रहा है, हिंदी में बोले चर, चर मतलब चल सके, बदल सके, और इंग्लिश में भी सोचे वेरी मतलब बदल सके, वेरी करना, कहते ना वेरी कर रहा है बहुत, वेरिएबल। जैसे कि एक्स हम लोग डिनोट करते हैं, एक्स, वाई, जेड एटसेट्रा आदि। अब x की वैल्यू आपको पता है, किसी क्वेश्चन में x का वैल्यू कुछ होती है, किसी क्वेश्चन में कुछ होती है, तो ये क्या है, वेरिएबल्स। ठीक है, आपको समझ में आया, पता है आपको, कांस्टेंट और वेरिएबल, चर और अचर। अब आते हैं वेरिएबल्स। चर भी हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं जरा ध्यान देंगे, कुछ नहीं लिखना, फालतू की चीज लिख कर रखे, अपने को कॉपी नहीं भरनी है, जो काम की चीज है वही लिखेंगे हम लोग। चर, इंग्लिश में बोले तो वेरिएबल। वेरिएबल बेटा 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वतंत्र चर, इंग्लिश में बोले तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और दूसरा होता है आश्रित चर या परतंत्र चर, इंग्लिश में बोले तो डिपेंडेंट वेरिएबल। अब
ये दोनों क्या होते हैं जरा ध्यान देंगे सभी लोग। स्वतंत्र चर और आश्रित चर, इन दोनों के बारे में ध्यान से देखेंगे। वेरिएबल दो प्रकार के बोले मैंने, फर्स्ट ईयर में भी बताया था, यही चीज अब मैं सेकंड ईयर में रिपीट कर रहा हूं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। चलिए एक बार जरा गौर करेंगे आप लोग सभी लोग। यहां पर मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ध्यान दे, गौर से देखें तो यहां पर दो वेरिएबल्स हैं, x और y, कांस्टेंट है 10। चलिए दो वेरिएबल हैं, अब मैं बात करता हूं x की। चलो x की वैल्यू मैंने ली 1, x की वैल्यू कितनी ली 1, y कितना हो गया 9, x की वैल्यू ली 2, y कितना हो गया 8, x की वैल्यू ली मैंने 6, y कितना हो गया 4। तो ध्यान दें, तो अगर सोचे हम लोग तो किसकी वैल्यू मैं इंडिपेंडेंटली ले रहा हूं, स्वतंत्रता पूर्वक ले रहा हूं, x की, मेरी मर्जी आ रही है जो ले रहे, और y की वैल्यू ले पा रहे क्या ना। एक बार x की वैल्यू फिक्स हो गई तो y की वैल्यू हम अपनी तरफ से नहीं ले पा रहे हैं, y डिपेंड कर रहा है किस पर, x पर। तो यहां पर दो वेरिएबल्स में एक वेरिएबल x हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और दूसरा वेरिएबल y क्या हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि x पर डिपेंड कर रहा है। चलो इसको उल्टा लेते हैं हम लोग, उल्टे तरीके से लेते हैं। y की वैल्यू ली हमने 2, अब y की वैल्यू ली हमने अपनी तरफ से, तो x कितना हो गया 8, x कितना हो गया सर 8, y लिया 3, तो x कितना हो गया 7। तो बताइए अब किसकी वैल्यू इंडिपेंडेंट ले रहे हैं हम लोग, y की। तो अब क्या हुआ, y इंडिपेंडेंट हो गया और x क्या हो गया डिपेंडेंट हो गया। x किस पे डिपेंड कर रहा है, y पर। यानी इस पूरी कैलकुलेशन को हम यूं समझें कि यहां पर दो वेरिएबल हैं, तो एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट और दूसरा वेरिएबल डिपेंडेंट। चलिए इसको मैं इस तरह से लेता हूं, अब नई इक्वेशन लेता हूं, एक x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 20, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 20। चलिए सोचते हैं यहां पर बेटा कितने वेरिएबल है अपने पास, 3, x y और z। चलो x की वैल्यू मैंने ले ली 2, y की ले ली 3, क्या z की वैल्यू अपनी मर्जी से ले सकूंगा, नहीं। एक बार x और y की वैल्यू फिक्स कर दी तो z की वैल्यू ऑटोमेटिकली डिपेंड कर रही है किस पर, x और y पर। तो z कितना हो गया 15। चलो x की वैल्यू चेंज कर दी हमने, 4 ले ली, और y की वैल्यू भी हमने 5 ली। बताइए अब z कितना हो गया 11 हो गया। z की वैल्यू हम अपनी मर्जी से ले पा रहे हैं, नहीं ले पा रहे। तो बताइए किस किस की वैल्यू हम अपनी मर्जी से ले रहे हैं, x की और y की। z डिपेंड कर रहा है किस पर, x और y पर। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि 3 वेरिएबल हैं, तो यहां पर 2 वेरिएबल इंडिपेंडेंट ले सकते हैं हम लोग, तीसरा वेरिएबल क्या होगा डिपेंडेंट। कोई से भी 2 वेरिएबल इंडिपेंडेंट ले सकते हैं, कोई से भी 2। y और z की वैल्यू अपनी मर्जी से ले लो, तो x की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, y और z पर। तो x क्या हो गया डिपेंडेंट हो गया। तो यहां पर कहने का मतलब 3 वेरिएबल हैं, तो मैक्सिमम 2 वेरिएबल इंडिपेंडेंट और एक ही वेरिएबल क्या होगा डिपेंडेंट। चलिए इसी प्रकार सोचें एक बार, 10 वेरिएबल होते, कितने होते 10, तो कितने वेरिएबल इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, स्वतंत्र कितने ले सकते हैं हम, 9। केवल 9 की वैल्यू स्वतंत्र पूर्वक ले सकते हैं। 10वां किस पे डिपेंड कर जाएगा, बाकी 9 पे। तो 10 में से 9 इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट। यानी कहने का मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की संख्या ज्यादा हो सकती है और डिपेंडेंट वेरिएबल केवल एक होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल केवल एक। ये बात समझ में आई आपको। वैसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है ये चीज कि वेरिएबल क्या होगी, वेरिएबल आश्रित चर डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है बेटा जी, समझ में आया। आप तो सुनते चलो कहानी, जहां लिखवाना होगा मैं ऑटोमेटिक लिखवा दूंगा। ये फालतू की चीजों से लिखवा करके कॉपी को सजाना नहीं है हमें, और कॉपी सजाना नहीं है, अपने को काम की चीजें लिखेंगे जब काम सिलेबस चालू होगा तब। ये तो फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है हमने। चलिए जी आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिएगा, इधर ध्यान दें सभी लोग, कोई भी प्रॉब्लम आए अभी तुरंत कमेंट कर सकते हैं। हो सकते हैं तुरंत कमेंट वाली चीज नहीं देख पाऊं मैं पढ़ाते समय, तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, पर्सनली फोन करके पूछ सकते हैं, या फिर अपने ऑफिस में आकर के भी टाइम लेकर के, ऑफिस में आने के लिए टाइम लेकर के आप आकर पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा जी, आप तो बस चुपचाप सुनते चलें, आप तो ध्यान दें सभी लोग, और कोई समस्या आने ही नहीं देंगे। वैसे तो हमारी क्लास में पढ़े हुए स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से पता है
कि कोई समस्या आने ही नहीं देंगे। इतना अनुभव है कि बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम आएगी उसमें हम 4 बार ऑटोमेटिक फोकस कर देते हैं। फिर भी अगर कोई समस्या है तो कमेंट कीजिएगा। अब बात आती है कि हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन 12th क्लास में पढ़ा था और पार्शियल डिफरेंशिएशन हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। साधारण अवकलन पढ़ा हमने 12th क्लास में और आंशिक अवकलन पढ़ा हमने फर्स्ट ईयर में। अब मैं उन चीजों को दोबारा एक बार याद दिला रहा हूं। जैसे कि जैसे मैंने एक फंक्शन लिया y बराबर एफ एक्स, तो सर y किसका फंक्शन है, ध्यान देंगे। तो यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, अब y किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एक। डिपेंडेंट तो एक ही होता है, डिपेंडेंट एक से ज्यादा नहीं होता है, इंडिपेंडेंट बढ़ते हैं, डिपेंडेंट हमेशा एक। अब यहां इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना, एक, x। तो y का जो डिफरेंशिएशन होगा x के रेस्पेक्ट में वो होगा साधारण अवकलन, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो डिफरेंशिएशन साधारण dy बाय dx, d2y बाय dx2, dqy बाय dx क्यूब, डैश 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 डैश। ध्यान देंगे। और ये 12th क्लास में मैंने बहुत अच्छे से किया है, बहुत अच्छे से अपने को करना आता है, मेरा मानना ऐसा है, ठीक है जी। तो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो डिफरेंशिएशन होगा ऑर्डिनरी, साधारण अवकलन, और एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं z बराबर एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, अब यहां पर देखें तो कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है बेटा, कितने वेरिएबल कितने हैं, z फंक्शन है किसका, x और y का, तो यहां पर वेरिएबल है 3, x, y और z। x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x और y इंडिपेंडेंट, और z की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, x और y पर, तो z हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। कोई दिक्कत तो नहीं है कि मैं स्वतंत्र चर बोलूं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल समझ में आ रहा होगा हिंदी मीडियम वालों को आराम से, डिपेंडेंट का मतलब भी मतलब समझ में आ रहा होगा, हिंदी में बोलने की आवश्यकता नहीं है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने, 2, x और y। डिपेंडेंट वेरिएबल कितना, 1। जब एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं तो डिफरेंशिएशन होता है पार्शियल। अब अगर मुझे z का डिफरेंशिएशन करना हो x के रेस्पेक्ट में या y के रेस्पेक्ट में, तो हमें डिफरेंशिएशन करना होगा पार्शियल, जिसको लिखेंगे कैसे, डेल z बाय डेल x या डेल z बाय डेल y। फर्स्ट ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का डेल स्क्वायर z बाय डेल x स्क्वायर, और डेल स्क्वायर z बाय डेल y स्क्वायर। तो इतनी बात आपको पता है, फर्स्ट ईयर की बात है, अब तक मैंने सेकंड ईयर का कुछ नहीं पढ़ाया, फर्स्ट ईयर की बातें बताई। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो डिफरेंशिएशन ऑर्डिनरी लिखेंगे किससे, d से, और एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो डिफरेंशिएशन पार्शियल और लिखते किससे, डेल से। और करना आपको आता है, मेरा मानना ऐसा है, मेरा सोचना ऐसा है कि हम सीख चुके हैं 12th क्लास में और फर्स्ट ईयर में। यहां तक कोई समस्या तो कमेंट कीजिएगा, यहां तक अगर किसी को कोई समस्या है तो कोई कमेंट। सर कोई कमेंट है, किसी तरह का समझ में आ रहा है बच्चों को, अगर समझ में आ रहा है तो कुछ भी लाइक का ऐसा या मुस्कुराता हुआ चेहरा भेजें, या कुछ भी ऐसा भेजें जिससे कि मुझे भी ऐसा लगे कि बच्चों को समझ में आ रहा है, बच्चों को समझ में आ रहा है। ऐसा अगर समझ में आ रहा है तो कुछ भी ऐसा भेजें कि हाँ बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, ठीक है बेटा जी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो डिफरेंशिएशन ऑर्डिनरी, और एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो डिफरेंशिएशन पार्शियल, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आती है बात हमारे पास जो हमारे बुक का नाम है अवकल समीकरण यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन। ध्यान देंगे सभी लोग, अवकल समीकरण का मतलब क्या होता है। अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन, ध्यान देंगे अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन। सर डिफरेंशियल इक्वेशन दो प्रकार की होती है, आपको थोड़ा सा एलिमेंट्री नॉलेज, प्रारंभिक ज्ञान 12th क्लास में दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में।
अब यहां पर दो तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, एक होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए, ऑर्डिनरी नाम से पता चल रहा है, जिसमें ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन हो तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन साधारण अवकल समीकरण, जिसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन हो वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, आंशिक अवकल समीकरण। चलो उसको आप बाद में आएंगे, पहले पहले आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन। जैसे फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है y बराबर एफ एक्स, वाई बराबर एफ एक्स। सर बताएं कितने वेरिएबल हैं? दो वेरिएबल x और y। x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। x इंडिपेंडेंट और y किस पर डिपेंड कर रहा है? x पर। तो y क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल। बात समझ में आई? तो अब सुनेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन में आपको बता रहा हूं, एक बार बोलूंगा समझ में नहीं आएगी तो गौर से सुनिएगा, उसको दो तीन बार रिपीट करूंगा। एक समीकरण पहले हिंदी वाले देखेंगे, फिर उसको मैं इंग्लिश में बोल के बताऊंगा। एक समीकरण जो कि स्वतंत्र चर, क्या स्वतंत्र चर, स्वतंत्र चर क्या है यहां पर? x, और स्वतंत्र चर के फंक्शंस, स्वतंत्र चर के फंक्शंस, स्वतंत्र चर के फंक्शन क्या हो गए? साइन एक्स, कॉस एक्स, ई की पावर एक्स, टेन एक्स, इस प्रकार डैश डैश डैश। स्वतंत्र चर और उसके फंक्शंस, आश्रित चर y, आश्रित चर क्या है यहां पर? y, और उसके डेरिवेटिव्स अवकलज dy बाय dx। यहां पर कौन सा डिफरेंशिएशन होगा? यहां पर होगा ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। क्यों? क्योंकि एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन dy बाय dx और d2y बाय dx स्क्वायर और डैश 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 डैश। क्या बोला मैंने? एक समीकरण जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और उसके फंक्शंस, डिपेंडेंट वेरिएबल y, यहां पर y है, कुछ भी हो सकता है, यहां पर y है, डिपेंडेंट वेरिएबल y और उसके डेरिवेटिव्स को संबंधित करे, रिलेट करे, क्या कहलाती है? अवकल समीकरण। क्या बोला मैंने? एक समीकरण जो कि स्वतंत्र चर x, यहां x है, कुछ भी हो सकता है, मैं x बोल रहा हूं इसका मतलब x नहीं है, यहां पर x लिया है मैंने, कुछ भी हो सकता है यहां पर। स्वतंत्र चर तथा उसके आश्रित चर तथा उसके डेरिवेटिव्स अवकलज को संबंधित करे, अवकल समीकरण कहलाती है। अ रिलेशन बिटवीन, इंग्लिश मीडियम वाले पे आए, अ रिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड इट्स फंक्शंस एंड डिपेंडेंट वेरिएबल y and its derivatives is said to be differential equation। याद हुई बात? समझ में आई कि नहीं आई? एक समीकरण जो कि स्वतंत्र चर x और उसके फंक्शंस, आश्रित चर y और उसके अवकलज को संबंधित करे, रिलेट करे, डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है, अवकल समीकरण कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल बात करें हम लोग, अगर एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल d2y बाय dx स्क्वायर प्लस साइन x इंटू dy बाय dx प्लस x स्क्वायर y बराबर 10x लिया है मैंने, अपनी तरफ से बनाई है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखें यहां पर कि डिफरेंशियल इक्वेशन है, बिल्कुल है। क्या कहा? स्वतंत्र चर और उसके, यस, स्वतंत्र चर और उसके फलन साइन x स्क्वायर 10x, स्वतंत्र चर और उसके फलन x स्क्वायर 10x, आश्रित चर और उसके डेरिवेटिव्स y dy बाई dx, d2y बाई dx2 को रिलेट करे, संबंधित करे, अवकल समीकरण कहलाती है। ए रिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स फंक्शंस, फंक्शंस कौन से हो गए? साइन x स्क्वायर 10x, डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड इट्स डेरिवेटिव इज सेड टू बी डिफरेंशियल इक्वेशन। बात समझ में आई बेटा? बात समझ में आई सभी को? कोई दिक्कत नहीं, मैं लिखा दूं, इसको लिखिएगा, अवकल समीकरण की डेफिनेशन। ऊपर पहला पॉइंट डाले, हालांकि जरूरत नहीं है, किसी भी कीमत पर जरूरत नहीं है, फिर भी मैं लिखा देता हूं, पहली क्लास है इस वजह से। ये फालतू की थ्योरी हम लोग नहीं लिखाएंगे, हम काम की चीजें ही लिखेंगे। लिखिए, पहला पिक डालें सभी लोग, अवकल समीकरण इंग्लिश में भी लिखेंगे ब्रैकेट में, हिंदी मीडियम वाले नाम केवल नाम, टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में भी लिखेंगे, क्योंकि
आगे भविष्य में अगर आपने हायर एजुकेशन ली तो वो इंग्लिश मीडियम में ही होगी, हिंदी मीडियम में नहीं होगी। ली तो फिर भी अपन लिख लेते हैं, क्या दिक्कत आ रही है। अवकल समीकरण ब्रैकेट में लिखना है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन लिखिएगा, हिंदी मीडियम में लिखें। एक समीकरण जो कि स्वतंत्र चर कामा स्वतंत्र चर के फलन, एक समीकरण जो कि स्वतंत्र चर कामा स्वतंत्र चर के फलन कामा आश्रित चर तथा आश्रित चर के अवकलज तथा आश्रित चर के अवकलजों को संबंधित करें, संबंधित मतलब रिलेट करें, को संबंधित करे, अवकल समीकरण कहलाती है। अवकल समीकरण कहलाती है। लिखा सबने? कोई पीछे तो नहीं छूटा? कमेंट करें। क्योंकि बोलने की स्पीड पहली 1-2 क्लास में अपन लोग एक दूसरे से फॉर्मल हो जाएंगे, बहुत अच्छे से फैमिलियर हो जाएंगे, आपको मेरी आवाज समझ में आने लगेगी बहुत अच्छे से, लिखने की स्पीड भी मुझे आपकी समझ में आने लगेगी बहुत अच्छे से। तो लिखा सभी ने, हिंदी मीडियम वालों ने, इंग्लिश मीडियम वाले लिखें। A relation between independent variable, comma functions of independent variables, functions of independent variable, comma dependent variable, comma dependent variable, and रिपीट करेंगे, एक बार पूरा बोल देते हैं फिर दोबारा रिपीट करेंगे। एंड डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, and derivatives of dependent variable is said to be differential equation, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, इंग्लिश मीडियम में कोई पीछे रहा हो तो, a relation between independent variable comma functions of independent variable, comma dependent variable, and derivatives of dependent variable is said to be differential equation, बात समझ में आई बेटा जी आप सभी को? हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को समझ में आई? किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन की, ये तो सिर्फ आपकी बुक का नाम का इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया और लिखाया भी। जनरली मैं नहीं लिखाता हूं ये सब चीजें, लेकिन लिखा रहा हूं, ध्यान देंगे सभी लोग, ध्यान दें। और अब आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। बेटा 2 प्रकार की होती है, ध्यान देंगे सभी लोग। डिफरेंशियल इक्वेशन 2 प्रकार की होती है। एक तो हो गई ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और एक है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इंग्लिश में, हिंदी में बोलें तो साधारण अवकल समीकरण, और दूसरी हो गई बेटा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हिंदी में बोले तो आंशिक अवकल समीकरण। चलिए अब आप बताएं, अभी तक जो आपने ज्ञान अर्जित किया है, साधारण अवकल समीकरण और आंशिक अवकल समीकरण में डिफरेंस क्या हुआ, ये अब आपको आना चाहिए। जहां पर साधारण अवकलन कहां होता है? जब एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, केवल क्या हो? एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्या कहलाती है? साधारण अवकल समीकरण।
और जहां आंशिक अवकलन हो, पार्शियल डिफरेंशिएशन हो, पार्शियल डिफरेंशिएशन कब होता है? जब एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, जब एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है तो पार्शियल डिफरेंशियल होता है, और वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहलाती है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। राइट? लिखाने की आवश्यकता तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी लिखना चाहे तो लिख लें। आप लिखें, अवकल समीकरण निम्न दो प्रकार की होती हैं। अवकल समीकरण निम्न दो प्रकार की होती हैं। डिफरेंशियल इक्वेशंस आर ऑफ फॉलोइंग टू टाइप्स। डिफरेंशियल इक्वेशंस आर ऑफ फॉलोइंग टू टाइप्स। पहला लिखिए, पहला नंबर डालिए, हिंदी वाले साधारण अवकल समीकरण। स्पेशली हिंदी वालों के लिए बोल रहा हूं, हिंदी वाले नाम इंग्लिश में भी लिखेंगे, नाम इंग्लिश में भी लिखेंगे। हिंदी वाले, इंग्लिश वाले केवल इंग्लिश में ही लिखना है। लिखिए पहला नंबर, साधारण अवकल समीकरण, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। साधारण अवकल समीकरण, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल। एक अवकल समीकरण, हिंदी में लिखें, एक अवकल समीकरण जिसमें केवल एक स्वतंत्र चर विद्यमान हो। एक अवकल समीकरण जिसमें एक स्वतंत्र चर विद्यमान हो, साधारण अवकल समीकरण कहलाती है। साधारण अवकल समीकरण कहलाती है। लिख लिया बेटा जी सबने? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक अवकल समीकरण जिसमें केवल एक स्वतंत्र चर विद्यमान हो, साधारण अवकल समीकरण कहलाती है। इंग्लिश में बोल रहा हूं, अ डिफरेंशियल इक्वेशन which contain only one independent variable, is said to be ordinary differential equation. Is said to be ordinary differential equation. Is said to be ordinary differential equation. एग्जाम्पल के तौर पर, अरे बहुत है, पूरी एक किताब है एग्जाम्पल की भरी हुई, इतने सारे, कम से कम नहीं तो 5000 क्वेश्चन होंगे साधारण अवकल समीकरण की। पूरी एक किताब है, 4 यूनिट है, एग्जाम्पल मिल जाएंगे, लिखाने की जरूरत नहीं है। कोई से एग्जाम्पल लिखना, डेली अपन 10 क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है। बस ये तो सिर्फ डेफिनेशन, सिर्फ शुरुआत का एक थोड़ा पेज पहला अच्छा सा लगे इसलिए लिखा रहा हूं, जरूरत किसी की नहीं है। अब सेकंड लिखें, आंशिक अवकल समीकरण। आंशिक अवकल समीकरण इंग्लिश में भी लिखेंगे हिंदी मीडियम वाले, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये सब लिखाने का कारण भी है, ये मैं नहीं लिखा था, लेकिन इसका कारण ये है क्योंकि आज पहली क्लास है, पहली क्लास में ही अपन बहुत ज्यादा सिलेबस पे आगे बढ़ जाएं। पहले क्लास में वो चीज नहीं, बच्चे जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं, बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, बहुत धीरे धीरे आराम समझते समझते चलेंगे। आंशिक अवकल समीकरण, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे। डेफिनेशन, एक अवकल समीकरण, अब डेफिनेशन तो आप खुद बना सकते हो बेटा, अगर सोचो, दिमाग लगाओ। टोटली टीचर पे डिपेंड नहीं होंगे आप लोग, टोटली टीचर पे, टीचर ने एक एक शब्द बोला, हम वही डिक्टेट करा, टीचर ने वही हमने लिखा। आप खुद बना सकते हो डेफिनेशन उसी तरह से। एक अवकल समीकरण लिखें, एक अवकल समीकरण जिसमें एक से अधिक स्वतंत्र चर विद्यमान हो। एक अवकल समीकरण जिसमें एक से अधिक स्वतंत्र चर विद्यमान हो, एक से अधिक स्वतंत्र चर विद्यमान हो, आंशिक अवकल समीकरण कहलाती है। आंशिक अवकल समीकरण कहलाती है। अ डिफरेंशियल इक्वेशन, इंग्लिश वाले, हिंदी इंग्लिश वाले कोऑर्डिनेशन में चलेंगे। हिंदी वाले, जब हिंदी की बारी आएगी तो हिंदी में मैं बोल रहा हूं तो हिंदी वाले ध्यान देंगे, इंग्लिश में बोलूंगा तो इंग्लिश वाले ध्यान देंगे। एक दो क्लास में थोड़ा सा अटपटा लगेगा, फिर आप फेमिलियर हो जाएंगे हर चीज से। देखिए, ए डिफरेंशियल इक्वेशन which contain more than one
independent variables is said to be partial differential equation. Is said to be partial differential equation. दोबारा रिपीट कर रहा हूं पूरे को. A differential equation which contain more than one independent variables is said to be partial differential equation. अब ध्यान देंगे सभी लोग यहां पर. बेटा जी आपकी दो किताब है, एक तो ये वाली किताब है और एक ये वाली किताब. इस बुक में यूनिट नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ है, और इसमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वाली किताब में एक ही यूनिट है, यूनिट नंबर फिफ्थ. तो पहले हम लोग करेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट, ये वाली बुक, और यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और लास्ट में देखेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. अब ध्यान देंगे सभी लोग ध्यान देंगे. कल की क्लास के आप जितनी भी क्लास होंगी, आप अपने साथ बुक खरीद करके बुक लेकर के बैठेंगे. क्यों? कारण उसके पीछे क्वेश्चंस, बेटा क्वेश्चंस हम लोग बुक में से ही तो देखेंगे. क्वेश्चन क्या याद करके लाएं ना? कोई याद नहीं करना, बनो क्वेश्चन देखेंगे. पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देगा, सॉल्व किया, क्वेश्चन देखा, सॉल्व किया. अब कल से हम लोग सीधा अपन लोग एक्सरसाइज पे टॉपिक पे आ जाएंगे, अपने सिलेबस के टॉपिक पे आ जाएंगे. अभी तक हमने कोई नहीं, और कल की क्लास में हो सकता है 40 में से 1 या 2 नंबर आपके तैयार हो. 40 में से 1 या 2 नंबर, कह नहीं रहा हूं ज्यादा नहीं, 2 से तो ज्यादा नहीं होंगे, हो सकता है 1 भी नहीं हो. कभी कभी 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी 2 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं. कल की क्लास में वो देखेंगे. तो सभी लोग बुक रखेंगे अपने पास. जेपीएच जयपुर पब्लिशिंग हाउस की बुक लेनी है, जो हम लोग यहां पर रेफर कर रहे हैं, यहां पर उसको पूरी को सॉल्व करेंगे. उसके अलावा आप कोई सी बुक ले सकते हो, और कोई सी बुक साथ में ले सकते हो, उसको भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन हम लोग यहां पर जेपीएच की जयपुर पब्लिशिंग बुक हाउस की बुक के एक एक सवाल को सॉल्व यहां पर करेंगे. ठीक है जी बेटा जी. सभी को बुक लेनी है. जिसके पास बुक नहीं है, अभी बुक नहीं है और गांव में बैठे हैं, नहीं है बुक, कोई दिक्कत नहीं है. 1-2 दिन में आप लोग उसको अरेंज कर लेना. 1-2 दिन तक मैं मैनेज कर लूंगा. मैं खुद एक एक क्वेश्चन को लिखूंगा, पूरे क्वेश्चन को, और फिर सॉल्व करेंगे. लेकिन जल्दी शीघ्र बुक को आप लोग परचेज करें या किसी लें. ज्यादा नहीं तो शुरुआत की एक्सरसाइज किसी से फोटो स्टेट कर लें, व्हाट्सएप पे मंगा लें फोटो खिंचा के, जिससे कि अपन उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन सॉल्व करने ही है अपने को, यही हमारा तरीका रहेगा. बुक जरूरी है, बुक बहुत जरूरी है. बहुत से सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, हर सब्जेक्ट का एक अलग नेचर होता है. फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इनमें बुक की आवश्यकता नहीं होती है. ये लोग मना कर देते हैं, बिल्कुल बुक की आवश्यकता नहीं है. लेकिन मैथमेटिक्स में बुक की आवश्यकता होती है. क्वेश्चन अपने को देखने ही पड़ेंगे. थ्योरी नहीं है, थ्योरी तो बिना देखे करेंगे. क्वेश्चन देखने के लिए तो बुक एक्सरसाइज खोलेंगे. ठीक है बेटा जी. तो सभी लोग अपने सभी साथियों को इन्फॉर्म करें. रेगुलर क्लास चलेगी. आप लोग नेचर हमारा जानते ही हैं बहुत अच्छे से. सिलेबस टाइम पे होगा, विश्वास रखिएगा. सिलेबस टाइम पे क्या, टाइम से पहले ही होगा, क्योंकि अब अपने पास पूरा 1 घंटा मिलेगा पढ़ाने के लिए. और कल की क्लास की टाइमिंग भी यही रहेगी, 9:15 AM to 10:15 AM. तो सभी लोग इस समय पर बिल्कुल तैयार होकर के बैठेंगे, कॉपी लेंगे, पेन लेंगे और बुक लेकर के बैठेंगे. क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उतारेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उतारेंगे, ऐसे ही चलेगा. कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, कुछ आपको करने को देंगे, कुछ आप करके लाना. प्रॉब्लम आती है पूछते रहना कमेंट में, क्वेश्चन बताते रहेंगे. सारे पूरी बुक सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन अपन लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे. 9:15 से 10:15 अपना टाइमिंग रहेगा. ध्यान दें, और सभी अपने स्टूडेंट, सभी अपने साथियों को इन्फॉर्म करें. रेगुलर क्लास चलेगी, ध्यान देंगे, 9:15 से 10:15. हमारा फोन नंबर हालांकि नीचे येलो पट्टी चल रही है, उसमें लिखा हुआ है, फिर मैं एक बार फिर से लिख देता हूं आपको, 94603670 और 10. ये अपना व्हाट्सएप नंबर भी है, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आप लोग. लेकिन यहीं पर लाइव देखें. बहुत से बच्चे क्या होते हैं, रिकॉर्डेड मिल जाएगी, अभी तो 3-4-5 क्लास रिकॉर्डेड देख लेंगे ना. मजा लाइव में आता है. उसी समय तैयार होकर के बिल्कुल वैसे जैसे क्लास में आते थे ना, बिल्कुल ये नहीं कि जैसे घर की ड्रेस में जो घर पे पहन रखी वो ड्रेस में, जैसे क्लास में आते थे बिल्कुल पैंट शर्ट वगैरह अच्छे से पहन के जैसे आते वैसे तैयार होकर के टेबल कुर्सी पे बैठे तो पढ़ने में मजा आएगा, वही फीलिंग आएगी. हालांकि ऑनलाइन और ऑफलाइन में अंतर बहुत होता है,
बहुत अंतर होता है, लेकिन आपको अगर चाहें तो वही फीलिंग आप ऑनलाइन में ले सकते हैं। ऑनलाइन में बिल्कुल टेबल कुर्सी पर उसी तरह तैयार होकर के बैठें, पैंट शर्ट जूते पहन के, जो जैसे भी आप क्लास में आते हो, कोचिंग में आते हो, तो वही फीलिंग आपको आएगी। वही अच्छी क्वालिटी का इंटरनेट लें जिससे कि आपको अच्छे से दिखाई दे। और ये वीडियो भी 3 4 5 डेमो क्लास होंगी, मिनिमम 5 क्लासेस, वो यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगी। थैंक यू बेटा, बाय।